आज आप लोगों का जो आखिरी टॉपिक है वो है एवोल्यूशन। क्या नाम है जी? एवोल्यूशन इंग्लिश में और उर्दू में कहते हैं अर्तका या इर्तका। क्या लफ्ज बोलते हैं जी? इर्तका। अब इसे पहले समझते हैं अच्छी तरह से, फिर वापस रीडिंग की तरफ आएंगे। इर्तिका का मतलब होता है कि नस्ल दर नस्ल हम में कुछ तब्दीलियों का आना। नस्ल दर नस्ल कुछ, आपने देखा होगा जो शुरू में लोग कहते थे ना कि शुरू में इंसान बंदर की तरह थे, यानी जंगलों में रहा करते थे। मेन उनका ये था कि जंगलों में रहते थे और उनका रवैया, उनका बिहेवियर उन जैसा था। फिर जंगलों से आहिस्ता आहिस्ता फिर वो पहाड़ों में मुंतकिल हुए, पहाड़ों से रेगिस्तानों में, रेगिस्तानों से मैदानों में आए और मैदानों के बाद आज इतनी खूबसूरत इमारतों में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की जो तब्दीली है इसे नाम देते हैं एवोल्यूशन का। किस चीज का? आपने जरूर 10th क्लास में ये कहीं ना कहीं स्टोरी पढ़ी होगी कि जो जिराफा था ना, जिराफ जो था उसकी पहले गर्दन छोटी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब कहत पड़ता गया ना, खुराक की कमी होती गई, तो उसकी गर्दन में आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली इजाफा होता गया। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया? इजाफा होता गया। इसे भी क्या नाम देते हैं? एवोल्यूशन का। क्या नाम देते हैं? अब मैं एक दिन पढ़ रहा था एक जगह पे, मैंने देखा कि तकरीबन हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे उनकी जो हाइट थी तकरीबन 900 फुट के करीब थी। आई थिंक सो इतनी थी या इसके से ज्यादा या कम। मतलब आज के इंसान की सिर्फ 6 फुट हाइट है। तो ओवरऑल इंसानों में तब्दीलियां तो आ रही हैं ना। इंसान पहले जो थे बहुत सारे वो झींगा लाला हू वाले थे, और आज वन सवन्ने, मतलब अलग अलग प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं सबके। किसी ने कोई पहना होगा, किसी ने कोई पहना होगा। ये एवोल्यूशन है। और आने वाले वक्तों में, पहले आपने देखा था पुराने टाइम के अंदर के मतलब लोग खत लेके जाते थे, कभी कौवे के हाथ भेज रहे हैं, और आज बैठे बैठे खुद ही यहाँ पे आप पूरी दुनिया के अंदर राब्ता कर रहे हैं। तो असल में एवोल्यूशन तब्दीली का नाम है, जो कि पॉजिटिव तब्दीली भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इर्तिका आबादी की विरासती खसूसियात में किन में जी? अब विरासती खसूसियत कौन सी होती हैं? जो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। कहाँ से मुंतकिल हो रही है जी? मतलब हो सकता है कि माँ बाप जो थे वो उतने ज्यादा हेल्दी नहीं थे, लेकिन आज की खुराक, अच्छी खुराक की वजह से उनके बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी हो रहे हैं। वो उतने ज़हीन नहीं थे, लेकिन आज के बच्चे बहुत फास्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ज़हीन हो रहे हैं। ये प्रॉपर्टी विरासती खसूसियात में तब्दीली है जो नस्ल दर नस्ल वकूअ पजीर होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई जी? कि ये विरासती खसूसियात में तब्दीली है। विरासती खसूसियात में क्या है? तब्दीली है जो कहाँ से मुंतकिल हो रही है? नस्ल दर नस्ल क्या हो रही है? वकूअ पजीर हो रही है। इस अमल में खसूसियात में आहिस्ता आहिस्ता आने वाली तब्दीलियां शामिल है। ये शर्त है भाई, ये शर्त है कि एवोल्यूशन स्लोली होगी। ये नहीं है कि एक नस्ल में तो नॉर्मल है और अगले में इतनी ज्यादा एडवांस होगी तो वो एवोल्यूशन नहीं होगी, वो म्यूटेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? म्यूटेशन कहलाएगी। जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है वो एवोल्यूशन कहलाता है। जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती है, वो खूबियां, ये वो खसूसियात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां इसके अंदर शामिल हैं। और वो तब्दीलियां किस तरह मुंतकिल होती हैं जी? एक नस्ल से। ऐसी तब्दीलियां जानदारों को अपने माहौल के मुताबिक ढलने के काबिल बनाती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो इधर रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, तो उनका वो थोड़ा गर्मी के माहौल को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें यूके के अंदर, पोलैंड के अंदर, इंटार्कटिका में वैसे इंसान नहीं है, लेकिन वहां पे माहौल, कुछ ममालिक वो कहते हैं कि वो इंटार्कटिका के कुछ हिस्से को कवर किया हुआ उन्होंने। न्यूजीलैंड हो गया इसके अंदर, वो कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। वो ये कहते हैं कि जी मतलब वो उनके रहने का जो माहौल होगा वो हमसे डिफरेंट होगा। इसकी एक और एग्जांपल आपको दूं, आप लोगों ने अक्सर बाहर की गाय का नाम सुना होगा, विलेतन गाय का नाम सुना है ना, जो बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है, एक देसी होती है और एक विलेतन होती है। तो जब हम उन्हें यहाँ पे लेके आते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की गाय को, तो हमें उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। उसके ऊपर पंखे को लगा के रखते हैं, एसी लगा देते हैं, ताकि इसे प्रॉपर ठंड मिल सके जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर ठंड है। तो ये तब्दीली तो आ रही है ना फिर माहौल के साथ। तो इन्हीं तब्दीलियों को वो कहता है वक्त गुजरने के साथ साथ ये तब्दीलियां जमा होती हैं, जिसके नतीजे में नई स्पीशीज बनती है। कहानी शुरू करते हैं जी 1850 से। 1800 1850 की दहाई में एक साइंसदान जिसका नाम चार्ल्स डार्विन था, ये बहुत मशहूर बंदा, और आने वाली सारी जिंदगी में कभी भी आप लफ्ज इर्तिका या एवोल्यूशन का पढ़ोगे ना, तो आपको डार्विन का जिक्र जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डार्विन के बिना इसका कंसेप्ट ही पॉसिबल नहीं है। डार्विन वो पहला शख्स था, इसे फादर ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, फादर ऑफ
चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। चार्ल्स डार्विन ने इर्तिका के तरीकेकार का एक जामिया अंदाज में वजाहत की थी। ये नहीं एक छोटी सी बात कर दी, बल्कि एक डिटेल पूरी बुक इसने लिखी। और इसका काम जिस तरह हमें पता है, ग्रीगर मेंडल का तकरीबन 11 साल का काम था, जो कि उसके मरने के 35 साल बाद शाया हुआ। इसी तरह चार्ल्स डार्विन का जो काम था, ये काम भी कोई एक दिन का नहीं था, बल्कि सालों साल उसकी मेहनत थी। कमो बेश तकरीबन 5 साल का सफर है, जिसे अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आपका है जी 10.1 का, डार्विन के मुशाहिदात क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन। अगर इंग्लिश वाले जो बच्चा कोई देखेगा तो उसके लिए है ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन। डार्विन के मुशाहिदात। ये अंग्रेज माहिर फितरत यानी नेचुरल यानी कुदरत का मुताला करने वाला एक इंसान था, और इसका नाम चार्ल्स डार्विन था। 1809 में पैदा होता है और 1882 में इसकी क्या हुई है? डेथ हुई है। ने एक बहरी जहाज, कहां पर जी? और बहरी जहाज का नाम था हिज मजेस्टी शिप। हिज ऐसे हुनर नहीं पढ़ना आपने। हिज मजेस्टी शिप पर दुनिया भर का 5 साल सफर किया। कितनी देर सफर किया जी? 5 साल का सफर किया। और इस जहाज का नाम HMS बीगल था। क्या नाम था जी? HMS बीगल नाम था। इस सफर के दौरान डार्विन ने बहुत से अहम मुशाहिदात की, एक नहीं बल्कि बहुत से अहम मुशाहिदात किए, और इन मुशाहिदात ने डार्विन के नजरिया की बुनियाद रखी। इन्हीं मुशाहिदात की आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। डार्विन के नजरिए का नाम जो था, ये डार्विन के नजरिए को इर्तिका का नाम दिया गया। किस चीज का नाम दिया गया? अब आगे यहाँ पर एक बात शुरू होती है, कुदरती चुनाव के जरिए इर्तिका का नजरिया। किसके जरिए जी? कुदरती चुनाव के जरिए। किसका नजरिया? इर्तिका का जरिए। इसे कुदरती चुनाव ये है, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट एक बात चलती है इंग्लिश के अंदर, कि जो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेगा वो जिंदा रहेगा वो। और इसे नेचुरल सिलेक्शन इंग्लिश में कहते हैं। क्या नाम देते हैं? यानी कुदरती चुनाव। क्या नाम देंगे इसे हम? कुदरती चुनाव। ये इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुदरत खुद आपको चुनेगी कि आप मेरे मतलब इन्वायरमेंट के अंदर या मेरे टाइम पीरियड के अंदर, कुदरत ये कह रही है, यानी मौसम, ये माहौल ये कहेगा कि आप सरवाइव कर सकते हो। जिस तरह किसी शख्स से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, किसी गोरे को आप इधर ले आओ तो हो सकता है दूसरे तीसरे दिन वो काला हो जाए, फिर चाहे वो गर्मी बर्दाश्त कर ले। बट अगर यहाँ से आप किसी काले को उधर भेज दोगे तो ठंड नाली मार जाएगा। बात समझ आ रही? फिर आगे अगर आप देखें इसी हिस्से में, ब्रेक कर दिया ना भाई। मुनफरद स्पीशीज की अगर हम बात करें तो डार्विन ने मुख्तलिफ इलाकों में पौधों और जानवरों की मुनफरद स्पीशीज की अकसाम का मुशाहिदा किया। कितनी देर का सफर था? 5 साल। तो 5 साल ऐसे नहीं बैठा रहा, अलग अलग इलाकों पर गया है। जाहिर है ये थोड़ी कि 5 साल वो बहरी जहाज को लेकर समुद्र में रहा होगा, कि रुकता भी होगा, किसी इलाके पे गया होगा। ठीक है, बहुत अमीर तो हो सकता है, वर्ल्ड टूर पे निकला हो दुनिया को देखने घूमने के लिए। तो मैं तो हैरान हूँ 5 साल जिंदा कैसे आ, मतलब मार भी सकता था, बट जबरदस्त है। तो यहाँ पर उसने बहुत सारे पौधों और जानवरों की खसूसियात को देखा। उन्होंने देखा कि मुख्तलिफ जजीरों और माहौल में, कहाँ पर जी? जजीरे पता किसे कहते हैं? समुद्र के पास जो खुश्की का थोड़ा सा इलाका होता है ना, जहाँ पे थोड़ी देर कोई लोग, आपने मुआना देखी है? 2 मूवीज आई है अभी कार्टून्स की, है ना, मुआना। वो सेम टू सेम जजीरों वाली स्टोरी होती है। ठीक है, जजीरों और माहौल में स्पीशीज के अलग और मखसूस मजमूमे मौजूद है। अब देखो बात क्या कर रहा है कि मुख्तलिफ जजीरों में, बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पर वो गया और वहां पर मुख्तलिफ माहौल को भी उसने देखा। वहां पर स्पीशीज के अलग और मखसूस मजमूमे थे। एक जगह पे अलग था, दूसरी जगह पे जाके अलग है, तीसरी जगह पे, चौथी जगह पे, फिर वापस आए तो वहां पर भी अलग है। यानी हर जगह पे उसने जो स्पीशीज देखी थी वो सारी, हमने इसके आगे एक एग्जांपल को भी डिस्कस करना है। फिर एक और उसने बात बोली थी, एक ही स्पीशीज में तगय्युरात, तब्दीलियां हो सकती। तगय्युरात का क्या मतलब है? तब्दीलियां या वेरिएशन। क्या मतलब हो सकता है? वेरिएशन। ठीक है, डार्विन ने मुख्तलिफ माहौल में रहने वाले एक ही स्पीशीज के जानदारों के दरमियान तगय्युरात का मुशाहिदा किया। उन्होंने महसूस किया कि ये तगय्युरात दरअसल मुताबिकतें हैं। जो मुताबिकत से क्या मुराद है कि जानदार के जिस्म या रवैये में खुसूसी तब्दीलियां
जो उसे अपने माहौल में जिंदा रहने में मदद देती। मुताबिकत उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो हमें हमारे माहौल में जिंदा रखने के लिए जरूरी होती है। क्या रखने के लिए? जिंदा रखने के लिए जो खूबी हमारे जिस्म में जरूरी होती है उसे नाम देते हैं मुताबिकत का। किस चीज का नाम देते हैं? मुताबिकत। और जितनी अच्छी किसी के अंदर मुताबिकत हो सकती है, अडेप्टेशन हो सकती है, उतना अच्छा वो उस माहौल के अंदर सरवाइव कर सकता है, उतना अच्छा माहौल के अंदर वो सरवाइव कर सकता है। तो यहाँ पर डार्विन ये बात करता है, इस मुशाहिदे के बाद डार्विन मुताबिकत के इस किरदार के कायल हो गए जो वो उस स्पीशीज की बका अदा कर रही थी। हर एक जितनी भी स्पीशीज इन 5 सालों में उन्होंने नोट की, तो उस बंदे ने ये देखा था कि हर एक स्पीशीज का जो मुताबिकत है माहौल के साथ, जो अडेप्टेशन है वो अलग है। माहौल के साथ जो अडेप्टेशन है वो, अब बिल्कुल जनरल देखो, 2 जगह हैं, एक जगह पर बहुत गर्मी पड़ रही है, दूसरी जगह पर बहुत सर्दी पड़ रही है, तो हमने 2 सेम जानदारों को वहां पे रख दिया। एक तरफ गर्मी वाला, तो वो किस चीज की सर्च करेगा? पानी की। ज़ाहिर है गर्मी की हालत में वो किस चीज की तरफ ज्यादा जाएगा? पानी की तरफ। लेकिन जो सर्दी वाला है वो किस तरफ जाएगा? मोटे कपड़ों की तरफ। वो अपने आप को छुपाएगा, जो हो सकता है आग की तरफ चला जाए। बात समझ आ रही? अडेप्टेशन का ये मतलब होता है कि माहौल के मुताबिक, जिस तरह गर्मियां शुरू होती है तो हमारे कपड़े लाइट हो जाते हैं, मतलब हम सिंपल टी शर्ट्स वगैरह या सादा सूट पहन लेते हैं गर्ल्स, या ठीक है, बॉयज जो भी मिले पहन लेते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जब सर्दियां आती तो आपने देखा हम अपर शपर हुडीज और पता नहीं पैंट कोट क्या क्या आइटमें पहन के आते हैं। फिर वो एक फर वाले कोट होते हैं ना, जिसमें आप खुद वॉल्फ बांध के घूम रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इस टॉपिक के अंदर डिस्कस की थी। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। किसने बोला था जी? चार्ल्स डार्विन ने ये बोला था कि एक ही स्पीशीज के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ सकती हैं, बहुत सारी तब्दीलियां आ सकती हैं। फिर आपकी बुक पे इसके बारे में एक और एग्जाम्पल, एक जजीरा था गैलापैगस, क्या नाम था इसके बारे में आपने अच्छी तरह सुनना है। ये सफर नंबर 109 पे है। ये परिंदा था जिसका नाम यहाँ पे उन्होंने आपकी बुक में दिया हुआ है फिंचेस। क्या नाम दिया हुआ जी? आगे क्या लिखा हुआ है फिंचेस की? फिंचेस की चोंचों की अगर बात करें तो गैलापैगस के अंदर, ये गैलापैगस जजायर, एक तो जजीरा होता है ना, एक क्या होता है जी? लेकिन अगर ये ज्यादा हो तो इन्हें जजायर कहेंगे। क्या नाम देंगे? डार्विन ने देखा कि फिंचेस परिंदों की मुख्तलिफ स्पीशीज की चोंचों के साइज और शक्लें मुख्तलिफ जजीरों पर मुख्तलिफ, कितनी चीजें बना? शक्ल और चोंच। किसकी भला? फिंच परिंदे की। किस जगह पर? मुख्तलिफ जजीरों पर। मुख्तलिफ जजीरों पर क्या थी? मुख्तलिफ थी। बात समझ आ रही? मुख्तलिफ जजीरों पर जब वो अलग अलग जजीरों पर गया ये बंदा, क्योंकि इसने 5 साल इसी तरह काम किया, तो इन फिंचेस की जो चोंच थी वो मुख्तलिफ थी। उसने ये महसूस किया कि मुख्तलिफ जजीरों पर मुख्तलिफ किस्म की खुराक, मसलन बीज, कैक्टस और कीड़े मकोड़े दस्तयाब थे। अब हर जगह पर सबकी खुराक अलग अलग है। सबकी खुराक क्या थी? फिंचेस परिंदों की चोंचें मखसूस जजीरों पर दस्तयाब खुराक के जराये के मुताबिक मौजूद थी। हो सकता है किसी को ज्यादा कोई लंबी खुराक खाने की जरूरत हो, उसकी चोंच ज्यादा लंबी हो सकती है, और किसी को बहुत थोड़ी सी चीज खाने की जरूरत थी तो इसीलिए उसकी चोंच उस मुताबिक बहुत छोटी थी। और आखिरी एक और बात जो उसने ढूंढी, जो मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये था फॉसिल फ्यूल, जानवरों के फॉसिल फ्यूल, जानवरों के जब उन्होंने नापैद हो चुके जानवरों के फॉसिल फ्यूल का मुशाहिदा किया तो उनकी जदीद स्पीशीज के साथ मुमासलत पाई। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जिन्हें लाखों साल पहले, कितने साल जी? तकरीबन 1 लाख साल, कम अज कम इतना हो कि वो जानदार इस दुनिया में मर गए, इस दुनिया में, और उनके बाकी जिस्म के या कोई भी चीज के अगर हिस्से बच जाएं, अगर हिस्से वो बच जाएं तो उन्हें निकाला जब जा रहा होता है तो उन्हें फॉसिल फ्यूल कहते हैं। क्या नाम देते हैं? वो हो सकता है आगे चल के कोयला बन जाए, कुदरती गैस बन जाए, या फिर पेट्रोल में चेंज हो जाए, तो ये फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल। तो कहता है कि उन जानदारों के जब उसने फॉसिल फ्यूल्स को, उनके फॉसिल्स को देखा ना, तो वो जदीद स्पीशीज, किनके साथ जी? जदीद स्पीशीज वो स्पीशीज थी जो मौजूदा दौर में अभी भी मौजूद थी, जो अभी भी मौजूद थी। जदीद स्पीशीज के साथ मुमासलत पाई। इससे ये जाहिर हुआ कि स्पीशीज वक्त के साथ साथ
तब्दील होती है। इसका मतलब ये था कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स थी ये मुख्तलिफ थी, ये क्या थी, थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, लेकिन कुछ चीजें इनमें मिलती थी जदीद स्पीशीज के साथ, इसीलिए लफ्ज यहाँ पे मुमासलत का यूज किया गया। किसका यूज किया गया, यानी मिलती थी। ठीक है, इससे ये अच्छा, अपने सफर से वापसी के बाद, ये कहानी सुने अब गौर से, डार्विन ने अपने मुशाहदात का तज्जिया किया। क्या काम किया जी, और अपने ख्यालात की तायीद के लिए मजीद शवाहद इकट्ठे, शवाहद सबूत को कहते हैं। अब उसने क्या काम किया, अपने मुशाहदात का तज्जिया किया। पहला काम क्या किया उसने जी, मुशाहदात का तज्जिया किया, फिर शवाहिद इकट्ठे किए। शवाहिद कहते हैं सबूत को, किसको कहते हैं जी, सबूत या गवाह इकट्ठे किए। ठीक है, यानी शायद बिलाखिर 1869 में डार्विन ने अपना काम एक किताब की शक्ल में शाया किया, और इस किताब का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या नाम था जी किताब का, ये आज भी बुक इसी तरह पड़ी हुई है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस किताब में उन्होंने अपने कुदरती चुनाव के जरिए इर्तिका का नजरिया पेश किया। ये लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर आपका तकरीबन ये पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये बुक के साथ ही उन्होंने एक बंद कर दिया, ये एक तस्वीर बनी हुई फिंचेस की। ठीक है, तो इनकी चोंच के अंदर आपने फर्क देखना, और इनकी शक्लों में भी चेंज देखना, और साथ ही आपने घर में जाकर अगर आपके पास नेट अवेल हो तो आपने ये फिंचेस के परिंदों को अच्छी तरह से नेट पे गूगल पे सर्च आउट कर लेना है, ये कौन कौन से परिंदे होते हैं। क्लियर है सबको, ओके जी, फिनिश करें इसे।